Hello and welcome dear learners to Agri Economics 360। Economics 360 में आपका स्वागत है। आज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स नेट 2013 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि यह लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और आपको इससे सहायता मिलेगी अपने नेट एग्जाम हेतु। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 to 50 हमने पार्ट 1 में किया था। 51 क्वेश्चन नंबर इज RBI was nationalized in the year 1950, 49, 57 and 70. So correct answer is 1949। रिजर्व बैंक 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, मीन्स इसे गवर्नमेंट ने अपनी फुल ओनरशिप में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट कैपिटल रेशियो इज क्या है, फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, वर्किंग एसेट divided by total liabilities, total asset total liability and total asset by current liability. So answer is C, total asset by total liability। क्यों? क्योंकि ये मेजर करता है ओवरऑल सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। द हायर रेशियो मीन्स asset exceeded liability comfortably shows long term financial strength, है ना। अगर हमारे पास एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी से, मीन्स हमारी क्या फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है और बिजनेस रन करने में लॉन्ग रन में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या है? बून इन रूरल एरियाज, एडिंग डेब्ट बर्डन इन रूरल एरियाज, सपोर्टिंग लार्ज स्केल बिजनेस एंड ऑल ऑफ दिस। सो आंसर इज ओनली वन, बून इन रूरल एरियाज। क्यों है भाई? माइक्रो फाइनेंस क्या करता है? माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू rural people which helps self-employment and women employment, like SHGs के माध्यम से लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, माइक्रो फाइनेंसिंग के अंतर्गत आता है, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट की संभावनाएं बढ़ती है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इन रूरल एरियाज क्या है, क्या क्या करते हैं? सपोर्ट कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, सपोर्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, help money lenders and none of these. So answer is A, support capital formation in agriculture। तो institutional credit से क्या होता है? इंक्रीज करते हैं फार्म लेवल इन्वेस्टमेंट एंड रिप्लेसेस द मनी लैंडर्स विथ ए फॉर्मल क्रेडिट सोर्स। बिफोर क्या होता था? जब इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं थे तो मनी लैंडर्स विलेजेस को एक्सप्लॉइट करते थे, है ना, थ्रू हायर इंटरेस्ट चार्जेस। जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट से क्या होता है? सपोर्ट कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? तो यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। व्हाट इज नाबार्ड? रीफाइनेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स क्या करता है? डायरेक्ट फाइनेंस एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, सपोर्ट माइक्रो क्रेडिट एंड नन ऑफ दिस। तो आंसर इज ए, रीफाइनेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। क्या करेगा भाई नाबार्ड? रीफाइनेंस करेगा टू द बैंक्स, है ना, एंड कॉपरेटिव्स। इट प्रमोट्स रूरल डेवलपमेंट थ्रू क्रेडिट सपोर्ट। तो नाबार्ड डायरेक्ट फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करता है, नाबार्ड फार्मर्स को सपोर्ट करता है थ्रू कॉपरेटिव्स, थ्रू बैंकिंग सिस्टम, और ये प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को लोन टू री, है ना, इसलिए इसे रीफाइनेंसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर क्रेडिट पॉलिसी क्या है? potentially directs more credit to agriculture, directs more credit to other operation, little helps to rural population and all of these। ठीक है, तो क्या करता है? रिफॉर्म्स होने से क्या होगा? आंसर इज पोटेंशियली डायरेक्ट्स मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। कैसे? पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्स टू चैनल फंड्स टू फार्मिंग एंड improve accessibility for small and marginal farmers। तो जो ये पॉलिसी रिफॉर्म्स है, इनका एम क्या होता है? इन चैनल्स को फंड करना, लाइक बैंकिंग सिस्टम को फंड करना, टू फार्मिंग, improve accessibility of small and marginal farm।
तो रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर क्रेडिट पॉलिसी यूज होती है पोटेंशियली डायरेक्ट मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ए मेथड ऑफ एनपीवी। मेथड क्या है? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का, कैपिटल बजटिंग का, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का, एंड नन ऑफ दिस। तो आंसर इज ए, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। तो एनपीवी हेल्प करता है टू असेस द प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी बाय कंपेयरिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के द्वारा हम प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हैं। सो आंसर इज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट एनपीवी एंड आईआरआर लीड्स टू, क्या बताते हैं या कैसे होते हैं? सेम एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, डिफरेंट एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, इंटरमीडिएट डिसीजन या नन ऑफ दिस। तो दोनों मिलके किस तरह के डिसीजन लेते हैं? तो सेम एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजंस के लिए हेल्प करते हैं। क्या करता है भाई? बोथ एनपीवी एंड आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न गिव्स एन आइडेंटिकल रिजल्ट फॉर a single project where NPV is more than 0, IRR exceeds the cost of capital, है ना? तो अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन के बारे में हमें जानकारी देते हैं। नेक्स्ट इज इन एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इज, क्या है भाई एग्रीकल्चर में फाइनेंसिंग? कमर्शियल बैंक शेयर is increasing, commercial bank share is decreasing, RRB share is higher and interest rate have gone up, बढ़ जाएगा। Next answer is commercial bank share is increasing। in agriculture financing में क्या हो रहा है? तो commercial bank का share increase होगा। over a time commercial bank expand the rural lending due to government policies encouraging institutional participation, है ना? तो एक समय पे जैसे हमने नेशनलाइजेशन देखा 1949 में, उस समय पे जो सिचुएशन थी, जो गवर्नमेंट बैंक थे उनकी लैंडिंग लो थी, 1979 में उनका नेशनलाइजेशन हुआ और मनी लेंडर्स हावी थे और आरआरबी लाइक संस्था जो लेटर ऑन जाके बनी। आज के समय में गवर्नमेंट बैंक्स का पार्टिसिपेशन हाई है, आरआरबी का पार्टिसिपेशन हाई है और मनी लेंडर्स का रोल अब बहुत कम हो गया है। इसलिए एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग से अब कमर्शियल बैंक का शेयर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स क्रेडिट, किस तरह का प्रोवाइड करते हैं? ओनली फॉर एग्रीकल्चर, ओनली टर्म लोन एट ए कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नन ऑफ दिस। सो आंसर इज एट ए कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स कोऑपरेटिव के थ्रू क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव ए चीपर लोन टू फार्मर्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर। लाइक हमने किसी स्टेट में 0% भी सुना होगा कोऑपरेटिव को थ्रू, किसी स्टेट में 4% भी है और किसी स्टेट में 6% भी है। एंड अदरवाइज कमर्शियल बैंक में इंटरेस्ट रेट क्या होता है? सामान्य अगर आप पर्सनल लोन लेंगे तो 12%, अदर टाइप ऑफ लोन लेंगे तो भी 10% से अबव ही आपको देखने मिलेगा। सो कोऑपरेटिव क्या करते हैं? चीपर लोन्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कवर्स मार्केटिंग ऑफ, क्या चीज की एग्रीकल्चर मार्केटिंग करती है? प्रोड्यूस की, इनपुट्स की, बोथ प्रोड्यूस एंड इनपुट्स की, एंड नन ऑफ दिस। तो आंसर इज सी, बोथ प्रोड्यूस एंड इनपुट्स। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग includes buying and selling of both farm produce and inputs with the storage and processing, all part को इन्वॉल्व करते हुए किया जाता है। नेक्स्ट इज परफेक्ट मार्केट कंडीशन इंक्लूड्स, कब होती है परफेक्ट मार्केट कंडीशन? जब लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, बैरियर्स टू एंट्री है एंड ऑल ऑफ दिस है। तो आंसर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एक्सिस्ट होते हैं, जहां पे वो होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट मार्केट हैज ए मेनी बायर्स एंड सेलर with a identical product
एंड फुल इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया ऑल ऑफ दिस कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? बैरियर एंट्री तो होती है परफेक्ट कंपटीशन में, परंतु होमोजेनियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई आंसर इज ए। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बेसिस पे मार्केट की क्लासिफिकेशन क्या है? कमोडिटी मार्केट, रूरल मंडीज, रेगुलेटेड मार्केट एंड प्रोड्यूस मार्केट। जो नाम से स्पष्ट है, इंटरवेंशन मीन्स रेगुलेशन। आंसर इज रेगुलेटेड मार्केट। तो रेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट्स अंडर गवर्नमेंट रूल्स, इंश्योर्स फेयर ट्रेडिंग एंड प्रोटेक्टिंग फार्मर्स। ठीक है, इसीलिए रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट स्ट्रक्चर रिफर्स टू। क्या है भाई मार्केट स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन एंड डायमेंशन, स्टेजेस ऑफ मार्केट, नेचर ऑफ डिमांड एंड कमोडिटीज ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्टेड। तो मार्केट स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइजेशन एंड डायमेंशन से रिलेट करता है हमारा स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स हाउ अ मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शन इंक्लूडिंग कंपटीशन एंड प्राइसिंग। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड डायमेंशन को लिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपोनेंट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इंक्लूड्स। क्या क्या होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के कंपोनेंट? हमने अभी देखा है, मार्केट पावर, मार्केट इंफॉर्मेशन, डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। डेफिनेशन हमने देखी थी अभी। मार्केट स्ट्रक्चर इंक्लूड मार्केट पावर, इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन फ्लो, अफेक्टिंग कंपटीशन एंड इफिशिएंसी। तो ये सभी क्राइटेरिया को होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट। की फंक्शन ऑफ द मार्केट। क्या है भाई की फंक्शन ऑफ द मार्केट? फैसिलिटेट अराइवल, is to determine price, customer satisfaction and distribution. So main key क्या है? Is to determine price. So market determines price through demand and supply interaction, ensuring the efficient allocation of resources. तो efficient allocation of resources करने के लिए market में determination of price through demand and supply essential होता है. So answer is to determine price is a key function. Other is also a function, but key function is determination of market price. Next question is market forces consist of. क्या क्या consist करते हैं या market forces क्या कहलाते हैं? Demand, supply, both and none of these. तो answer is both. Market forces are demand and supply that sets the price and balance production and consumption. जो demand and supply के बेसिस पे ही निर्णय होता है प्राइसेस का, है ना, एंड कितना प्रोडक्शन करना है और क्या कंजम्पशन होने जा रहा है। सो मार्केट फोर्सेस इंक्लूड्स बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री डिमांड। क्या होती है? व्हाट इज इंडस्ट्री डिमांड? इज प्लॉटिंग फर्म्स डिमांड शेड्यूल, एग्रीगेशन ऑफ फर्म्स डिमांड, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड नन ऑफ दिस। सो आंसर इज aggregation of firms demand. Industry demand is a total demand of all firms obtained by summing the individual firms demand, है ना। Like कोई इंडस्ट्री है, सपोज टू बी क्लॉथ इंडस्ट्री है, सभी प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट डिमांड क्या होगी इस क्लॉथ इंडस्ट्री की? कौन तय करेगा? कंज्यूमर तय करेंगे। ठीक है, बट क्या एक फर्म से की डिमांड तय हो जाएगी? नहीं। तो जितने भी फर्म ने सेल किया है उन सभी का समेशन ही कहलाएगा टोटल डिमांड ऑफ फर्म्स। ओके, सो आंसर इज एग्रीगेशन ऑफ फर्म्स डिमांड। नेक्स्ट इज शिफ्ट इन डिमांड इज डिटरमाइंड बाय current price, current supply, change in consumer taste and none of these. So answer is change in consumer taste. कैसे? A shift in demand happens when the factor
and other than price changes like taste and income. किसके द्वारा तय होता है भाई? डिमांड शिफ्ट, सो या तो फैक्टर्स लाइक प्राइस और अदर फैक्टर लाइक टेस्ट एंड इनकम। तो यहाँ पे करंट प्राइस दिया था हमें, तो करंट प्राइस के बेसिस पे नहीं होता है। एक स्टैग्नेंट ऑल टाइम प्राइस करंट सप्लाई के बेसिस पे नहीं होता, कंज्यूमर टेस्ट के बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ हमने प्राइस के अलावा बात की है, तो प्राइस के अलावा टेस्ट, करंट प्राइस पे नहीं। नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए नॉर्मल गुड हैज। ठीक है, नॉर्मल गुड के लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी? नेगेटिव साइन, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नन ऑफ दिस। तो आंसर इज पॉजिटिव साइन। फॉर ए नॉर्मल गुड्स डिमांड राइजेस विद द इनकम हैविंग ए पॉजिटिव इलास्टिसिटी, है ना। तो नॉर्मल गुड्स, अदरवाइज हम अदर टाइप्स ऑफ गुड, लग्जरी की बात करें, गिफ्ट एंड गुड्स की बात करें, तो इनके साथ में इलास्टिसिटी हमारी चेंज होते दिखेगी। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंडिकेट्स। क्या करता है भाई इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व? क्या इंडिकेट करेगा? इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन शो क्या करता है? पॉइंट वेयर द डिमांड इक्वल्स द सप्लाई डिटरमाइनिंग बोथ एंड प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई एक्स एंड वाई एक्सेस पे, यहाँ पे हमने प्राइस लिखा है, यहाँ पे डिमांड रखा है, इसलिए डिमांड एंड सप्लाई या प्राइस एंड क्वांटिटी को भी वो डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इज मार्केटेड सरप्लस ऑफ द मोस्ट क्रॉप इज। मार्केटेड सरप्लस कैसी होती है सभी क्रॉप्स की? इंक्रीजिंग ओवर टाइम, डिक्रीजिंग ओवर टाइम, इक्वल टू मार्केटेबल सरप्लस एंड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, आंसर इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम। क्यों भाई? ड्यू टू कमर्शलाइजेशन एंड बेटर मार्केट एक्सेस, फार्मर सेल्स है लार्ज पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस, है ना। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? कमर्शियल में फार्मर क्या करता है? पूरा का पूरा प्रोड्यूस मार्केट में सेल आउट कर देता है। दैट मीन्स वो अपने कंजम्पशन के लिए, अपने ओन कंजम्पशन के लिए नहीं रखता है। जब वो ओन कंजम्पशन के लिए रखेगा तो क्या होगा भाई? मार्केटेबल सरप्लस के बारे में बात होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पूरी की पूरी क्वांटिटी वो सेल करता है तो धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज ओवर टाइम। जब वो अपने लिए ना रख के पूरा का पूरा प्रोड्यूस सेल कर देता है, तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप इन केस ऑफ कमर्शियल फार्मिंग मार्केटेड सरप्लस क्या होता है? बढ़ता जाता है ओवर ए टाइम। नेक्स्ट इज इन इकोनॉमी ओपनिंग अप इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट लीड्स टू। क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी प्राइस में, वोलेटिलिटी आएगी, इंक्रीज डिक्लाइन होगा प्राइस, इंक्रीज होगा प्राइस। सो आंसर इज स्टेबिलिटी आएगी प्राइस में। विथ मार्केट इंटीग्रेशन इट रिड्यूसेस द रीजनल प्राइस डिफरेंस एंड ब्रिंग्स ओवरऑल प्राइसिंग। कैसे है? जैसे अगर कोई सेंटर ऑफ मार्केट बना दिया और क्लस्टर ऑफ मार्केट ऑलरेडी एक्सिस्ट थे जहाँ प्राइस डिफरेंट थे, अब इंटीग्रेशन से क्या हुआ? सब यहाँ बेच सकते हैं बड़ी मंडी में, या फिर कहीं प्राइसेस अच्छे मिल रहे हैं, स्टेबल प्राइस है, तो कोई भी कहीं भी बेच सकता है। ये यहाँ भी बेच सकता है, ये यहाँ भी बेच सकता है। तो थ्रू स्टेबिलिटी ओवरऑल प्राइसिंग स्टेबल हो जाएंगे इंटीग्रेशन से, और इससे ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होगा। नेक्स्ट इज द प्राइस स्प्रेड इज हायर व्हेन। प्राइस स्प्रेड कब हायर होता है? जब नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज मोर होते हैं, नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज लेस होते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, एंड नन ऑफ दिस होता है। तो प्राइस ऑफ स्प्रेड मीन्स कितने चैनल्स और हैं। तो नंबर ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटरमीडिएटरीज इज मोर होंगे तो हमारा प्राइस स्प्रेड भी बढ़ता जाएगा। ईच इंटरमीडिएटरी एडेड कॉस्ट इंक्रीजेस द डिफरेंस बिटवीन द फार्म एंड रिटेल प्राइसिंग, है ना। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में हम क्या कर रहे हैं भाई?
फार्मर्स से सीधे कंज्यूमर को जा रहा है। नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी लेस है तो फार्मर्स टू होलसेलर जा रहा है और कंज्यूमर जा रहा है। और जहाँ इंटरमीडिएटरी ज़्यादा है फार्मर्स, देन बीच में एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर, है ना। तो जितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी बढ़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा प्राइस स्प्रेड भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज ए, नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज। और जैसे जैसे इंटरमीडिएटरी कम होंगे प्राइस स्प्रेड कम होगा। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग इन वैल्यू एडेड इन मार्केटिंग लीड्स टू। वैल्यू एडिशन से मार्केटिंग किस तरह प्रभावित होती है? क्या होगी? हायर मार्केटिंग एफिशिएंसी आएगी, लोअर मार्केटिंग एफिशिएंसी होगी, हायर वॉल्यूम ऑफ सेल होगा और लोअर वॉल्यूम ऑफ सेल होगा। क्या होगा? ठीक है, तो आंसर इज हायर मार्केटिंग एफिशिएंसी आएगी थ्रू वैल्यू एडिशन। When value addition increases, products earns better return with improved efficiency, है ना। हायर मार्केटिंग एफिशिएंसी, लाइक हम ऑरेंज का प्रोडक्शन करते थे, जब हम रॉ सेल करते थे तो हमारी मार्केटिंग एफिशिएंसी, जब हमने इसको वैल्यू एडिशन के थ्रू इसका जूस क्रिएट करके पैकेजिंग कर दी, सो हमारी मार्केटिंग, हमारा क्या हुआ, स्पॉइलेज कम हो गया और हमारी जो इफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज होगी थ्रू वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो आंसर इज हायर मार्केटिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट, द मैनेजर एज ए फीचर हेड एंड लाइजनर डिस्चार्जेस हिज और हर। क्या करता है भाई मैनेजर? इंफॉर्मेशनल रोल प्ले करता है, इंटरपर्सनल रोल प्ले करता है, डिसीजनल रोल प्ले करता है, या सभी रोल प्ले करता है? सो आंसर इज इंटरपर्सनल रोल प्ले करता है वो मैनेजर। तो मैनेजर एक्ट एज ए लीडर, फीचर हेड एंड ए लाइजनर पर्सन इन इंटरपर्सनल रोल। क्यों भाई इंटरपर्सनल रोल? मीन्स एक मीडिएटर का, तो अपने हेड या बॉस का रोल, आदेश को मैनेजर मानेगा और उसको डाउन द लाइन टू सब हेड्स को और लेबर्स तक पहुंचाएगा और एग्जीक्यूट कराएगा। इसलिए वो लीडर की तरह भी काम करेगा, हेड की तरह भी करेगा, फीचर हेड की तरह, और एक लाइजनर भी होगा इन बिटवीन देम। ओके, सो आंसर इज इंटरपर्सनल रोल। नेक्स्ट इज रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या एज्यूम करता है? क्लियर प्रेफरेंस, कांस्टेंट प्रेफरेंस, नोन ऑप्शंस एंड नन ऑफ दिस। आंसर इज क्लियर प्रेफरेंस। व्हाई? क्योंकि रैशनल मॉडल जो है उसका एजम्पशन होता है दैट गोल एंड चॉइसेस आर क्लियरली डिफाइंड एंड लॉजिकल लॉजिकली रैंक, है ना। दैट इज व्हाई क्लियर प्रेफरेंसेस उसकी होती हैं और लॉजिकल होती है। सो हियर द ऑप्शंस given only clear preference. Next is ERG theory of motivation includes. ERG theory of motivation include क्या करती है? Existence, achievement, power and affiliation. So it's excellence, sorry, existence. So ERG stand existence, relatedness and growth needs, a simplified form of मैस्लोस थ्योरीज, है ना। तो मैस्लोस थ्योरी का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म, उसी को हम कहते हैं ईआरजी थ्योरी, जिसमें ई स्टैंड करता है एक्सिस्टेंस, आर फॉर रिलेटेडनेस एंड जी फॉर ग्रोथ नीड्स। ठीक है, सो हियर आंसर इज एक्सिस्टेंस। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर, एमपीएस इज कंप्यूटेड एज। कैसे कंप्यूट किया जाता है? सो हियर आर सम फॉर्मूलाज, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज ए, स्किल वेराइटी प्लस टास्क आइडेंटिटी प्लस टास्क सिग्निफिकेंस, इन सब का सम करके डिवाइडेड बाय 3 इंटू ऑटोनॉमी प्लस फीडबैक। ठीक है, तो एमपीएस
मोटिवेशन पोटेंशियल स्कोर क्यों निकाला जाता है? टू क्वांटिफाइज जॉब मोटिवेशंस बाय कंबाइनिंग कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये कहाँ हेल्प करता है? जहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, रिक्रूटमेंट कोई कंपनी कर रही है तो वो क्या देखने का प्रयास करती है, स्किल कितनी है किसी में, किसी टास्क को वो किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है, उस टास्क को पूरा करने के लिए वो कितना इफिशिएंट है, सिग्निफिकेंट है, इन सभी का डिवीजन करके ऑटोनॉमी मीन्स वो सेल्फ डिसीजन कैसे ले सकता है, एंड फीडबैक्स के माध्यम से। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका आंसर इज ए, स्किल वैरायटी प्लस टास्क आइडेंटिटी प्लस टास्क सिग्निफिकेंस डिवाइडेड बाय 3 into autonomy plus feedback motivation potential score. Next is formal groups of individuals formed to achieve objectives are. ठीक है, फॉर्मल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स आर क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल डिटरमाइंड होते हैं, नेचुरल फॉर्मेशंस होते हैं, बोथ ए एंड बी होते हैं, या नन ऑफ दी। किन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए करते हैं ये? सो आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल डिटरमाइंड होते हैं। क्यों? तो फॉर्मल ग्रुप्स आर डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय ए मैनेजमेंट फॉर ऑफिशियल टास्क। ठीक है, तो किसी फॉर्म के अंतर्गत अलग अलग हो सकते हैं भाई, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, देन मैनेजरल ऑर्गेनाइजेशन है, देन सुपरवाइजर ऑर्गेनाइजेशन है, और सभी को मान्यता देती है फॉर्म। क्यों? क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना। नेक्स्ट इज बिजनेस लीडरशिप डिफर्स फ्रॉम मैनेजमेंट एज। बिजनेस लीडरशिप मैनेजमेंट से कैसे डिफर करती है? ब्रिंगिंग ऑर्डर, ब्रिंगिंग कंसिस्टेंसी, ड्रॉ फॉर्मल प्लान्स एंड कोप चेंजेस विद द सेट विजन। क्या प्रयास करेगा? सो आंसर इज कोप विद द चेंजेस एंड सेट विजन। क्यों? तो लीडरशिप इंस्पायर करती है चेंजेस एंड डायरेक्शन, वेरियस मैनेजमेंट मेंटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात की थी हमने, या हमसे पूछा गया मैनेजमेंट क्या करता है, तो मैनेजमेंट मेंटेन करता है स्टेबिलिटी को, है ना। दैट मीन्स कोपिंग चेंज विद चेंजेस एंड सेट विजन। आंसर इज डी। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर आर नोन एज। कौन कहलाते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स? पोजेस ऑप्टिमिस्टिक व्यू, इंस्पायर अदर्स, टैप मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स, एंड ऑल ऑफ दिस। सो आंसर इज इन सभी क्वालिटी को जो रखता है वही ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है, जो सबको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, इमोशनली इंगेज करे सभी को। ठीक है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। क्या होते हैं भाई? सपोर्टिंग ग्रुप गोल करते हैं, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस करते हैं, हैंडलिंग ग्रुप परफॉर्मेंस करते हैं, या नन ऑफ दिस। सो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते हैं हैंडलिंग ग्रुप परफॉर्मेंस। When conflict reduces, cooperation and productivity increases and it become dysfunctional, है ना। क्या करते हैं भाई? When conflicts आएंगे तो ये रिड्यूस करेंगे कॉपरेशन को एंड प्रोडक्टिविटी को, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण कोई भी फॉर्म क्या होगी? डिसफंक्शनल होगी। सो आंसर इज हैंडलिंग ग्रुप परफॉर्मेंस या फॉर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इससे प्रभावित होगी और कार्य अच्छे से नहीं होगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस हाउ जॉब्स आर। क्या डिफाइन करता है? किस तरह के? डिवाइडेड, ग्रुप्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड ऑल। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। स्ट्रक्चर डिटरमाइंस डिवीजन, ग्रुपिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, है ना। तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करने का प्रयास करता है, डिवीजन, ग्रुपिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज ल्यूइस 3 स्टेप मॉडल एम्फेसाइज क्या करता है? ल्यूइस का 3 स्टेप मॉडल क्या एम्फेसाइज करता है?
unfreezing, changing and refreezing, stabilize urgency, form a coalition, and none of these. So answer is as a three-step model, unfreezing, changing and refreezing. It involves preparing for change, making change and stabilize it. तो इन सभी को इन तीनों विषय को लेके यूलियंस थ्री स्टेप मॉडल बना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेटेजिक एचआरएम फोकस ऑन. क्या करता है स्ट्रेटेजिक एचआरएम फोकस? स्पेशलिस्ट, रिस्पॉन्ड टू नीड्स, लीडिंग एंड इंस्पायरिंग एंड ऑल ऑफ दिस. तो इन सभी बातों को समाहित करता है स्ट्रेटेजिक एचआरएम. तो एचआरएम लिंक करता है ह्यूमन रिसोर्स विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू अ लीडरशिप एंड एडेप्टेबिलिटी. सो यहाँ पे इन सभी बातों को लीडरशिप एंड इंस्पायरिंग बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करता है एंड स्पेशलिस्ट बनने की बात करता है स्ट्रेटेजिक एचआरएम. नेक्स्ट, फोरकास्टिंग डिमांड फॉर एम्प्लॉइज कवर्स. क्या कवर करती है फोरकास्टिंग? स्किल इन्वेंटरी, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, एक्सपर्ट एस्टिमेट, ट्रेंड प्रोजेक्शन, मॉडलिंग एंड नन ऑफ दिस. सो आंसर इज सी, एक्सपर्ट एस्टिमेट, ट्रेंड प्रोजेक्शन एंड मॉडलिंग. फोरकास्टिंग के द्वारा क्या होगा? यूजेस ए स्टैटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड टू प्रिडिक्ट ए फ्यूचर मैन पावर नीड, है ना. तो एक्सपर्ट एस्टिमेट करेगा, ट्रेंड प्रोजेक्शन करेगा थ्रू ए स्टैटिकल मॉडलिंग. Next is for organizational view of recruiting focused on. Organizational view क्या कहता है रिक्रूटमेंट का? रिक्रूटिंग रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशनल इमेज को देखते हुए या नन ऑफ दिस. सो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशनल व्यू रिक्रूटमेंट फोकस करता है. ठीक है. तो रिक्रूटमेंट reflects internal policies and cultural aligned with a company goal. तो ऐसे ही पर्सन को वो इन करेंगे जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाए. नेक्स्ट इज तो क्वालिटी ऑफ हायर QH मेजर्स रिलेट्स टू. ठीक है, ये भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है. क्या करती है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस. सो आंसर इज बोथ. तो QH क्वालिटी ऑफ हायर इवेल्युएट्स हाउ efficiently रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस आइडेंटिफाई केपेबल हायर्स, है ना. मीन्स कैंडिडेट्स कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, बेस्ट सिलेक्ट होना मीन्स QH आपका अच्छा है, इंक्रीज्ड है. और अगर बार बार अपनी कंपनी से पर्सन ड्रॉप्ड हो रहे हैं, दैट मीन्स आपकी QH क्या है? अच्छी नहीं है. आपने जो रिक्रूट किए हैं पर्सन्स वो पोटेंशियल नहीं है. तो QH मेजर करता है बोथ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस को. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सेंटर्स अराउंड. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किसके अराउंड सेंटर करता है? रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, सेंसिटिविटी एंड प्रैक्टिकलिटी या ऑल ऑफ दिस. सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस. क्यों? तो गुड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम मस्ट बी वैलिड, फेयर एंड इजी टू यूज. दैट्स व्हाई रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए एंड सेंसिटिविटी और प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन वेजेस इन ए ग्लोबल इकोनॉमी. क्या कहलाते हैं? क्रिएट्स ए फेवरेबल एटमॉस्फेयर, अपोज इफिशिएंसी, सपोर्ट बिजनेस एंड नन ऑफ दिस. ठीक है. सो अपोज इफिशिएंसी करती हैं अगर रेगुलेशन ऑन वेजेस किए जाते हैं. ओवरऑल या ओवर रेगुलेशन कैन बी रिड्यूस द मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, है ना, जिससे इफिशिएंसी क्या होगी? रिड्यूस होगी. सो आंसर इज अपोज इफिशिएंसी. नेक्स्ट इज knowledge based pay depends on.
number of skills, number of job employee does, extra knowledge in new job, and all of these. So answer is number of skills of an employee. The employee are rewarded for gaining and applying new skills and competency. इसलिए क्या होते हैं, रिफ्रेशर्स कोर्स होते हैं, ठीक है। जॉब में जाएंगे, ट्रेनिंग्स होती है जिससे न्यू स्किल्स है, सो स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ए पे। नेक्स्ट इज लेबर रिलेशन इंडिकेट्स, क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कलेक्टिव एक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, बोथ या नन। सो आंसर इज बोथ। तो लेबर रिलेशन इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन यूनियंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो दोनों के बीच में, लेबर एंड मैनेजमेंट के बीच में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन हो, जिससे रिलेशनशिप आए एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट की, और ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव एक्शंस करे। सो आंसर इज दैट्स व्हाई बोथ एट ए एंड बी। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट एम्प्लॉय बिहेवियर इंक्लूड्स, क्या होते हैं, पुअर वर्क क्वालिटी, पर्सनल इश्यूज, लॉ वायलेशन एंड ऑल ऑफ दिस। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। क्या होगा भाई, एम्प्लॉय बिहेवियर प्रॉब्लम कैन स्टीम फॉर परफॉर्मेंस, पर्सनल एंड लीगल इश्यूज। तो क्वालिटी तो गिरेगी ही कार्य की, पर्सनल इशू क्रिएट होंगे, लॉ वायलेशन होंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय का डिफिकल्ट बिहेवियर इन सब बातों को इंक्लूड करता है, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज जॉब रिसर्च फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉय कैन बी थ्रू, job research for potential employees can be through browsing listing, approaching recruiters, resume posting and all of these। कैसे होगी भाई, सभी माध्यम से करना होगा। कैंडिडेट यूज मल्टीपल सोर्सेस टू रीच ए एम्प्लॉयर्स इफिशियंसी, तो सभी चीजों को लेके ब्राउजिंग भी करनी पड़ेगी, अप्रोच भी करना पड़ेगा, रिज्यूम भी पोस्ट करना पड़ेगा। तो इन सभी माध्यम से हम एक पोटेंशियल जॉब की सर्च कर पाते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट प्रोवाइड, क्या करती है, डेली एंट्रीज, मंथली बैलेंस, फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर, या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इज फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर। इट शोज एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स एट द एंड ऑफ ईयर। वेयर इज इनकम स्टेटमेंट हमको किस पोजीशन पे बताता है, एट ए पर्टिकुलर, है ना, लाइक से मंथ की 15 तारीख को क्या पोजीशन है, हम इनकम स्टेटमेंट से जान सकते हैं। वेयर इज बैलेंस शीट से हम एट द एंड ऑफ ईयर हमारे टाइम को जान सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है बिजनेस की। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स इंक्लूड, क्या करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल, मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड नन ऑफ दिस। सो आंसर इज अकाउंट रिसीवेबल। सो करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म आइटम्स, इंक्लूड करता है, कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन ए ईयर। तो अकाउंट रिसीवेबल्स जो होते हैं उसको हम करंट एसेट्स में डालते हैं। नेक्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट कंटेन्स, क्या करेगा भाई, नेट सेल्स, नेट इनकम, अर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। इट रिकॉर्ड्स रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टू ए मेजर बिजनेस प्रॉफिट फॉर ए पीरियड। अभी हमने बात की थी पर्टिकुलर टाइम पे करना हो, लाइक 1 से 15 तारीख में क्या आए, तो कितनी नेट सेल्स हुई, कितनी नेट इनकम हुई, कितना हमने इंटरेस्ट के बिफोर अर्न किया, तो इन सभी को समाहित करता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस इनकम स्टेटमेंट। और हमें एट ए पर्टिकुलर डेट पे हमको हमारे फर्म की पोजीशन बताता है। वेयर एज बैलेंस शीट क्या करता है, एट द एंड ऑफ ईयर बताता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉस्ट ऑफ डेबिट, कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक और वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताता है हमको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कंबाइन करता है ऑल फाइनेंसिंग रिसोर्सेज टू एवेल्यूएट प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट एंड लास्ट, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग project is called, the process of analyzing project is called capital budgeting, financial evaluation, payback period and all of these. So answer is capital budgeting. It is used to decide
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्थनेस, कि भाई लॉन्ग रन में हमारा फर्म एक्सिस्ट करेगा या नहीं, या चल पाएगा या नहीं, उसको समझाता है हमको क्या, प्रोजेक्ट एनालाइजिंग, और ये एसेस करती है कैपिटल बजटिंग के द्वारा. So hope you like the video. If you like the video, please subscribe, share and like on different platform of us. Thank you so much for watching.